पिछली क्लास में हम लोगों ने HTTP प्रोटोकॉल के बेसिक टर्म्स डिस्कस की थी। दैन हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक क्लाइंट और सर्वर के बीच में कैसे कम्युनिकेशन होता है, उनके बीच कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश होता है, हाउ द डॉक्यूमेंट्स आर एक्सचेंज अमॉन्ग देम। एक सर्वर और क्लाइंट के बीच में कैसे जो है डॉक्यूमेंट एक्सचेंज होता है वो डिस्कस कर चुके हैं। एंड किस टाइप के कनेक्शन, जिसमें हमने दो तरीके के कनेक्शंस की बात की थी, परसिस्टेंट एंड नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो टुडे वी विल टॉक अबाउट व्हाट काइंड ऑफ मैसेज फॉर्मेट्स आर द क्लाइंट एंड सर्वर यूजेस। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि HTTP प्रोटोकॉल जो है दो तरीके के मैसेज इस्तेमाल करता है। पहला है रिक्वेस्ट मैसेज, जिसका इस्तेमाल जो है आपका HTTP क्लाइंट, दैट मीन्स ब्राउज़र जो आपका है वो इस्तेमाल करता है बट जो भी डेटा रिक्वेस्ट सर्वर को भेजनी है उसके लिए। ओके, सो वेन एवर क्लाइंट रिक्वायर समथिंग फ्रॉम द सर्वर, इट विल जस्ट फॉर्मेट ए HTTP request message and then it will send that message with the help of TCP, okay, TCP protocol to the server. Okay, and then server processes that message, request message, and responds accordingly, and in the response actually it sends a response message. So first let's see what is the format of request message. So HTTP का जो request message है वो आपके ASCII फॉर्मेट में सेंड होते हैं। सो यू कैन आप टेलनेट के थ्रू आप क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड क्लाइंट व्हाट सर्वर इज सेंडिंग एक्चुअली यू कैन रीड दैट। ओके, सो वी विल सी दैट, लेट्स सी, दिस इज वन एग्जांपल। तो आप देखेंगे इसमें ऑल कैरेक्टर्स आर ASCII कैरेक्टर्स। सो दिस मैसेज एक्चुअली इज फॉर्मेटेड इन ASCII कैरेक्टर्स। ओके, so let's see what are those fields. So now you can see that this message have three fields. We will see that. So सबसे पहले जो लाइन होती है आपकी जिसमें आपका get mention है, इसमें this line is called request line. So let's see what are the contents of this line. First you can read that this is a get. Okay, so first जो request line है, request line contain में जो पहला word है that contains the method of the request, कि आपको जो डेटा रिक्वेस्ट आप सर्वर से कर रहे हैं तो उस डेटा रिक्वेस्ट का क्या मेथड होगा। सो यहाँ पर मेथड की जगह पे आप यूज कर सकते हैं आइदर गेट, और यू कैन यूज पोस्ट, और यू कैन यूज हेड। ओके, सो ये तीन जो है कमांड्स हैं जिनके थ्रू आप क्लाइंट जो है सर्वर से कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, सो गेट और पोस्ट का इस्तेमाल आप जनरली डेटा रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। हेड मेथड जनरली इस्तेमाल जो होता है वो है आपका डिबगिंग में, या जब हमें क्लाइंट और सर्वर की फंक्शनिंग चेक करना हो तो जो ट्रबल शूटिंग या डिबगिंग जो भी है उसमें हेड मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। वी विल सी देम दोज मेथड्स। हाँ हाँ हाँ, हम उसके बारे में बात करेंगे। हाँ, वो भी है, बाद में उसमें बात करेंगे। अभी हम केवल इन्हीं की बात कर रहे हैं। इवन एक्चुअली वी विल डिस्कस दीज मेथड्स लेटर इन मोर डिटेल। सो आपका पहले तो हो गया रिक्वेस्ट लाइन में मेथड, कि किस मेथड से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मेथड को क्या होना चाहिए। देन सेकंड जो पॉइंट है, यहाँ पर आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्हाट डॉक्यूमेंट यू आर लुकिंग फॉर, एंड आप सर्वर से क्या डॉक्यूमेंट चाहते हैं, और यू कैन से दैट ऑब्जेक्ट क्या चाहते हैं। तो इस केस में आप देख सकते हैं दैट ऑब्जेक्ट का रिलेटिव पाथ यहाँ पर है /index.html। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्लाइंट जो है ना क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, index.html। सो index.html का मतलब है, जनरली आपने अगर वेब डेवलपमेंट किया हुआ तो आपको मालूम होगा कि जो मेन पेज होता है वेबसाइट का, उसका जो टाइटल होता है वो index.html या index.php इस तरीके का होता है। तो दैट मीन्स यू आर लुकिंग फॉर द मेन पेज ऑफ द वेबसाइट। ओके, then so this is the relative URL, relative address for that. Then here you can see that it is written that http/1.1. so that means you are mentioning here that the client is using http 1.1 version of the
HTTP protocol. So you can say that 1.1 version the client is using. Okay, and then there is a carriage return character /r/n जो है ना हमको carriage return करेक्टर या लाइन कैरिएज रिटर्न है लाइन फिन करेक्टर बोलते हैं. तो इट इज़ एक्चुअली ये लाइन चेंज करेक्टर कॉम्बिनेशन दोनों का जो है ना लाइन चेंज करेक्टर होता है. अगर आपने सी में प्रोग्रामिंग की होगी तो आप जानते होंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट. सो जो फर्स्ट लाइन है आपकी जो रिक्वेस्ट लाइन है दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट इज द रिक्वेस्ट बीइंग सेंड टू द क्लाइंट. सो ये रिक्वेस्ट जो भी होगी इसका क्लाइंट साइड से जो रिक्वेस्ट आ रही है उसको रिप्रेजेंट करती है. इसमें 3 पार्ट थे. पहला मेथड. तो रिक्वेस्ट मेथड आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, गेट पोस्ट और अदर मेथड्स आते हैं. देन आपने जो डॉक्यूमेंट है जो आपको रिक्वायर्ड है उसका आपने एड्रेस दे दिया. एंड दिस इज़ द प्रोटोकॉल वर्जन जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट करने वाले हैं. तो HTTP प्रोटोकॉल तो है ही, लेकिन वर्जन 1.1 इज हियर इंपॉर्टेंट. दैट मीन्स क्लाइंट इज यूजिंग 1.1 वर्जन प्रोटोकॉल. जो बाकी के हैं कहाँ चेक होता है. हाँ तो हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे ना, बाद में बात करेंगे. मैंने अभी बोला ना बाद में बात करते हैं उसको. पहले मैं ये कुछ और चीज़ें डिस्कस करना चाह रहा हूँ. मैं वी विल टॉक कम बैक टू देम. देन यू कैन सी दैट दीज आर द लाइन्स. यहाँ से यहाँ तक ये जो सब लाइन्स हैं दीज आर द हेडर लाइन्स. तो ये जो फील्ड है एक्चुअली हेडर लाइन्स का जो फील्ड है इसमें मल्टीपल हेडर लाइन्स हैं और ये वेरिएबल फील्ड है. सो इसमें जो नंबर ऑफ लाइन्स यहाँ जो प्रेजेंट है नेसेसरी नहीं है सारी ये लाइन प्रेजेंट हो. इसमें कुछ कम ज़्यादा हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट सर्वर एंड ऑल्सो what kind of message or request is going to be sent. तो क्या कम्युनिकेशन होने वाला है क्लाइंट और सर्वर के बीच में या रिक्वेस्ट क्या है उसके बेस पर ये फील्ड्स वेरी कर सकते हैं. तो दिस इज जस्ट टेंटेटिव काइंड ऑफ एग्जाम्पल. सो नेसेसरी नहीं है कि सारे फील्ड्स हों, कुछ फील्ड्स कम भी हो सकते हैं, कभी कुछ फील्ड्स नए ऐड भी हो सकते हैं. सो सबसे पहले ये जो है होस्ट लाइन. सो दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द होस्ट. ठीक है. तो इसमें आप देखेंगे होस्ट का. सो यहाँ पे होस्ट कीवर्ड ये बता रहा है कि दिस इज़ द एड्रेस ऑफ द होस्ट. सो होस्ट का मतलब आप समझते हैं जब दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्वर मशीन. सो दिस मैसेज इज इंडिकेटिंग हु इज़ द सर्वर. तो ये सर्वर का URL है और आपको मालूम होगा कंप्लीट URL इससे मिला करके बनता है दिस एंड दिस. वो डॉट होगा है. ठीक है डॉट होगा. वो मे बी बुक ऑथर ने टाइप किया होगा. तो ये ऑथर की स्लाइड्स हैं एक्चुअली. तो हो सकता है PPT में ठीक हो, मैंने उसे PDF में कन्वर्ट किया हुआ तो डॉट की जगह पर वो प्रिंट हो गया होगा. ठीक है. और मे बी पूरा नाम भी ना हो. ठीक है. इसमें URL में कुछ गलती भी हो सकती है. तो अल्टीमेटली आपको यहाँ ये इम्पोर्टेंट चीज़ ये है समझने के लिए डोंट गो द कंटेंट हियर. कंटेंट पर मत जाइए. मेन चीज़ आप समझने की कोशिश करिए कि यहाँ क्या होगा. तो यहाँ एक्चुअली होस्ट जो है आपका होस्ट दैट मीन्स सर्वर उसका URL होगा. दैट मीन्स उसका वेब एड्रेस होगा जो भी होगा. जैसे अगर आपकी यहाँ यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट आप रिकवर कर रहे हैं तो यहाँ पे होगा आपका www.cusb.ac.in एंड /r/n ये लाइन चेंज करेक्टर है. देन ये तीसरी लाइन जो है आपकी ये रिप्रेजेंट करती है आपके क्लाइंट को. सो क्लाइंट मीन्स यूजर एजेंट. सो विच सॉफ्टवेयर इज बीइंग यूज्ड एज ए क्लाइंट. So user agent represents your browser. So for example in this case browser is Firefox /3.6.10. So ये ब्राउज़र का नाम हो गया, ये उसका वर्जन हो गया. तो जब जो भी ब्राउज़र होगा आपका उसका नाम यहाँ पर होगा नेम एंड वर्जन. ठीक है. तो इस एग्जांपल में ब्राउज़र आपका Firefox है और उसका वर्जन था 3.6.10. ओके. सो डिफरेंट ब्राउज़र के केस में जैसे अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे हैं तो इंटरनेट एक्सप्लोरर लिखा होगा यहाँ पे. क्रोम के केस में क्रोम लिखा होगा. दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स विच यूजर एजेंट इज बीइंग यूज्ड बाय द क्लाइंट. क्लाइंट कौन सा ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहा है. ओके. दैट इन्फॉर्मेशन विल देयर. देन दिस इज एक्सेप्ट. सो यहाँ पर क्लाइंट बता रहा है कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को रिस्पॉन्स में एक्सेप्ट कर सकता है. टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट्स दैट कैन बी एक्सेप्टेड. तो वो है टेक्स्ट और HTML, एप्लीकेशन /XHTML + XML. सो दीज आर द फॉर्मेट्स. तो इसके अलावा और भी कोई फॉर्मेट भी हो सकती है. सो दिस इज़ द
what kind of messages or what kind of message format or document format it can receive. Then next line है language से related, accept language. So this line represents what language text client can use or consume. Okay, so for example आपके ब्राउज़र में जनरली आपकी अगर मान लीजिए आप आपकी बाई डिफ़ॉल्ट जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश कन्फिगर्ड होती है, लेकिन आप चाहें तो वो चेंज भी कर सकते हैं. तो अगर आपके ब्राउज़र में जो बाई डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है वो अगर हिंदी मेंशन है तो यहाँ पर फिर हिंदी के से रिलेटेड जो भी कोड होगा वो मेंशन होगा. ठीक है, सो ये रिप्रेजेंट करता है कि ब्राउज़र किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है. तो यहाँ पर आपने लिखा EN/US, इंग्लिश के लिए है ये, US इंग्लिश, यानी ये EN है नॉर्मल इंग्लिश के लिए. ठीक है, देन एक्सेप्ट इनकोडिंग, ये हो गया कंप्रेशन के लिए जो इनकोडिंग इस्तेमाल होती है. तो वो कौन सी इनकोडिंग जो ना आपका ब्राउज़र एक्सेप्ट कर सकता है. तो gzip, deflate, so these are the encoding methods. Then accept character set. So ब्राउज़र आपका कौन सा कैरेक्टर सेट सक्सेसफुली एक्सेप्ट कर सकता है, दैट मीन्स ब्राउज़र के लिए एक्सेप्टेबल कैरेक्टर सेट कौन सा है वो भी ब्राउज़र अपना बता सकता है. सो ISO 88591 और UTF-8, ये बहुत कॉमन है जनरली, UTF-8 और UTF-16. कीप अलाइव, कीप अलाइव का मतलब होता है क्लाइंट इज सेइंग दैट प्लीज कीप अलाइव द, ठीक है, कीप अलाइव द क्या कनेक्शन. ठीक है, तो जैसे कि आपको मालूम है ना कि कनेक्शन दो तरीके का होता है. एक तो है, कौन कौन से कनेक्शन बताए थे पिछली क्लास में मैंने आपको, कनेक्शन और कनेक्शन ना 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 दो तरीके के कनेक्शन TCP, हाँ, परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट. ठीक है, सो कीप अलाइव फील्ड बताता है कि आपको कनेक्शन जो है ना मेंटेन रखना है. 115 आपका पोर्ट नंबर हो गया. ओके, सो अगर ये फील्ड अब्सेंट है इसका मतलब कनेक्शन आपका नॉन परसिस्टेंट है. आप सर्वर से कह रहे हैं कि यू कैन कीप नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन, लेकिन आप परसिस्टेंट कनेक्शन चाहते हैं, देन यू आर इंडिकेटिंग टू द सर्वर और रिक्वेस्टिंग टू द सर्वर कि आपको कनेक्शन क्लोज नहीं करना है, समथिंग लाइक दैट. हाँ, सर ये परसिस्टेंस नॉन परसिस्टेंस वाली जो बात हो रही है, जैसे परसिस्टेंस वाली बात है, हम लोग मतलब IRCTC पे टिकट बुकिंग करते हैं, अगर उसको मतलब एक पेज को बहुत देर तक यूज ना किया जाए तो वो सर अपने आप लॉग आउट हो जाता है. वो वाली बात भी क्या है? हाँ, वो परसिस्टेंट कनेक्शन ही होता है. नाउअडेज जो ब्राउजर है आपके परसिस्टेंट कनेक्शन इस्तेमाल करते हैं. लेकिन सर हम लोग ब्राउजर से फेसबुक लॉगिन करते हैं और अगर लेकिन उसको अगर हम लोग कुछ देर यूज ना करें तो सर वो लॉग आउट नहीं होता. तो वो अलग अलग सर्वर अपने अपना टाइम आउट मैकेनिज्म अलग अलग इस्तेमाल करते हैं. फेसबुक नहीं रखता है, फेसबुक नहीं करता है. जनरली जो सर्वर जिनके पास रिसोर्स लिमिटेशन है वो जनरली ऐसा करते हैं. ठीक है, जो फेसबुक है वो एक्चुअली क्या करता है कि आप जो कंटेंट्स है ना आपके वो ऑटोमेटिकली इमीडिएटली चेंज होते रहते हैं. तो आपके साथ जो आपका होम टाइमलाइन जो है ना आपकी, वो जनरली अपडेट होती रहती है, क्योंकि जनरली जरूर नहीं आप कुछ शेयर कर रहे हैं, बट आपके जो कनेक्शंस हैं दे आर शेयरिंग योर समथिंग एल्स ऑल्सो. तो आपकी जो टाइमलाइन है ना, तो आपके फ्रेंड्स के भी कंटेंट उस पर दिखते हैं. ओके, तो आपकी टाइमलाइन रेगुलरली अपडेट होती रहती है. तो इसलिए फेसबुक जो है ना उसमें टाइमलाइन पर अपडेट करता रहता है. तो दैट मीन्स आपका कनेक्शन इनएक्टिव नहीं है. कई केसेस में जहाँ पे सर्वर कंटिन्यूसली रिप्लाई नहीं करता है आपको, तो वहाँ पे कनेक्शन इनएक्टिव हो जाता है एक टाइम के बाद. सो IRCTC जैसे है वहाँ पर आपका कनेक्शन इनएक्टिव हो जाता है, तो इसलिए वो क्लोज कर देता है. और एक्चुअली वो जो साइट है IRCTC, वो उसका अपना पॉलिसी एक्चुअली दे डू नॉट वांट टू कीप द कनेक्शन ओपन, है ना. इसलिए तो रिसोर्स लिमिटेशंस भी होती हैं, इसलिए सर्वर करते हैं. तो मैंने ये कहा ना, जो टाइम आउट है ये कॉन्फ़िगरेबल पैरामीटर है. टाइम आउट जो है वो ड्यूरेशन जो है ना कॉन्फ़िगरेबल होता है. तो आप वो सर्वर जो है ना कॉन्फ़िगर कर सकता है उस टाइम एंड ड्यूरेशन. कोई 5 मिनट में कनेक्शन टाइम आउट कर देगा, कोई 2 मिनट में भी कर सकता है, कोई 1 मिनट में भी कर सकता है, 1 मिनट इनएक्टिव रहने पर. जैसे आपने अगर कभी इनकम टैक्स की साइट पर रिटर्न फाइल किया हो तो वहाँ आप देखेंगे वहाँ वो 15 मिनट का करते हैं. और जैसे ही आप कोई एक्टिविटी करते हैं
तो वो टाइम आपका रिन्यू हो जाता है। लेकिन अगर आप आइडियल रहेंगे 15 मिनट तक, तो वो रिवर्स काउंटडाउन चलाते रहते हैं और 15 मिनट तक कोई एक्टिविटी नहीं होती है। 115 मिनट आई एम सेइंग 50 मत समझ लेना, ओके। तो वो आप ऑटोमेटिक कनेक्शन जो है ना क्लोज हो जाता है। तो सर्वर जनरली डज दिस काइंड ऑफ थिंग। तो कई सर्वर सिक्योरिटी रीजन की वजह से भी ऐसा करते हैं, और कई केसेस में वो अपने रिसोर्सेज के कंजम्पशन को भी कंट्रोल रेगुलेट करने के लिए करते हैं, क्योंकि उनके पास लिमिटेड रिसोर्स है। तो अगर आप ज़्यादा लोग कनेक्शन ओपन करके मतलब एक्टिव रहेंगे और दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, देन वो दूसरे कस्टमर्स को सर्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फेसबुक का काम करने का दूसरी फिलॉसफी। सो ये दोनों जो लाइंस हैं ये आपके कनेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं कि कनेक्शन कैसा हो, मतलब आपका परसिस्टेंट रहेगा या नॉन परसिस्टेंट रहेगा। ठीक है, सो ये जो लाइंस हैं, इसमें जितनी भी लाइंस हैं ये कुछ ही लाइंस हैं जनरली, और बहुत सारे ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं। तो अगर आप और फर्दर डिटेल जानना चाहते हैं तो आप जो है इसकी RFC जो है HTTP की वो रेफ़र कर सकते हैं। सो दिस इज़ द जनरल फॉर्मेट। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे बॉडी भी होती है। जनरली जो आपका रिक्वेस्ट मैसेज है उसमें बॉडी एम्प्टी होती है, ओके, बट समटाइम्स यू कैन सेंड समथिंग टू द सर्वर। जनरली जो आप नॉर्मल रिक्वेस्ट भेजते हैं उसमें क्लाइंट साइड से कुछ नहीं जाता है, जो भी जाता है ज़्यादातर केस में URL जाता है। सो ज़्यादातर केस में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपकी बॉडी एम्प्टी होगी। लेकिन सम टाइम जैसे आप अपलोड कर रहे हैं सर्वर के ऊपर कुछ, तो पुट मेथड जैसे है, अभी हम पुट मेथड पर आएंगे, तो पुट मेथड के केस में ये बॉडी में कुछ कंटेंट्स हो सकते हैं, ओके। या आप सर्वर पर कुछ भेज रहे हैं तब, अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये बॉडी एम्प्टी होती है, ओके। सो ये हैं आपके ये हम डिस्कस कर चुके हैं, मेथड, URL, वर्जन, देन आपके जो हेडर फील्ड्स थे, तो ये हेडर फील्ड्स जो वेरिएबल लाइन होते हैं, और दो कंटिन्यूस CRL और LF जो कैरिएज रिटर्न लाइन फीड कैरेक्टर्स आ जाते हैं। तो इसका मतलब आपका ये हेडर फील्ड कंप्लीट हो जाता है और फिर बॉडी फील्ड स्टार्ट हो जाती है, ओके। सो हेडर फील्ड में दो चीज़ें हैं, फील्ड का नाम और उसकी वैल्यू, फील्ड का नाम और वैल्यू, एंड समटाइम्स कुछ पैरामीटर्स अगर हैं तो वो होंगे। नाउ जो अब हम आ जाते हैं मेथड्स पर, कौन कौन से मेथड्स आपके सपोर्ट होते हैं। सो सबसे पहला मेथड जो है वो है पोस्ट मेथड। सो जब जनरली वेब पेज में जो आप कई बार क्या होता है, क्लाइंट साइड से आप सर्वर को कुछ डेटा सबमिट करना चाहते हैं, जैसे आपने कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया, तो एप्लीकेशन फॉर्म में आपने कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन फिलअप की है एंड दैट इन्फॉर्मेशन नीड टू बी सबमिटेड टू द सर्वर। तो उस केस में आप पोस्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं, और पोस्ट मेथड में जो है ये जो कंटेंट होंगे वो आपके बॉडी में रहेंगे और फिर वो सर्वर को सबमिट कर दिए जाएंगे। तो आपकी जो एंटिटी बॉडी है वो फील्ड में डेटा रहेगा, ठीक है। तो मैंने जैसे कहा कि मेजॉरिटी केसेस में आपका, जैसे आप कोई वेबसाइट नॉर्मली ब्राउज कर रहे हैं, जैसे आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन की, तो आपने पहले होम पेज खोला या फिर एक डिपार्टमेंट का पेज खोला, फिर और इधर उधर आप नेविगेट करते रहे, तो जनरली आप कुछ नहीं सेंड कर रहे हैं। लेकिन जब आप किसी यूनिवर्सिटी की किसी साइट पर जाते हैं जहां आपको कुछ फिलअप करना है, फॉर्म फिलअप करना है या अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपडेट करना है, तब आप कुछ डेटा अपडेट कर रहे हैं, तो वो डेटा आपका बॉडी में जाएगा, ओके। तो वो डेटा को अपलोड करने के लिए दो मेथड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पोस्ट मेथड एंड गेट मेथड, जिसको हम URL मेथड भी बोलते हैं। तो पोस्ट मेथड जो है आपने PHP या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना, वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पढ़ी हुई, तो उसमें भी आपने डिस्कस किया होगा। पोस्ट मेथड जो है ना डेटा को सिक्योरली ट्रांसमिट करता है, जिसमें आपका डेटा इनक्रिप्ट करके भी आप भेज सकते हैं, है ना। और पोस्ट मेथड में डेटा पर लिमिट नहीं होती है कितना आपको डेटा भेजना है। लेकिन जब आप गेट मेथड से डेटा भेजते हैं, तो गेट मेथड में आपका जो डेटा है वो जनरली जो पैरामीटर्स है वो URL में ऐड होकर के चले जाते हैं। जैसे आपने दो वैल्यूज़ भेजी फॉर्म में, दो फील्ड थे, एक कॉलम में आपने मंकी वैल्यू फिल की, एक कॉलम में बनाना फिल किया। तो जो कॉलम्स थे, मान लो दो टेक्स्ट बॉक्स थे, आपने एक में मंकी राइट किया, एक में बनाना राइट किया, तो वो कंटेंट आपका URL में ऐसे ऐड हो जाता है, ठीक है। ये आपका URL है, URL में क्वेश्चन मार्क के बाद आपके जो पैरामीटर्स आपने जो भेजे थे, जो इन्फॉर्मेशन भेजे थे या एट्रीब्यूट्स भेजे थे, दे आर अटैच्ड लाइक दैट विद इन द URL, और ये URL के थ्रू सर्वर को सबमिट किए जाते हैं। सो दैट्स वाई दिस मेथड इज नाउन एज URL मेथड। तो इसमें हम गेट इस्तेमाल करते हैं,
इस काम के लिए। ओके, सो ये आपके जो मेथड्स थे तीनों, गेट पोस्ट हेड, ये 1.0 वर्जन में अवेलेबल थे। 1.1 वर्जन में फर्दर बाद में 2 मेथड और ऐड किए गए। सो 1.0 मेथड में एक मेथड और यूज होता है जिसमें हेड मेथड, जिसको हम हेड मेथड बोलते हैं। और हेड मेथड में हम क्या करते हैं, सिर्फ ट्रबल शूटिंग के लिए करते हैं। तो हेड मेथड जब हम क्लाइंट साइड से मैसेज भेजते समय रिप्लाई मतलब सेंड करते हैं, तो अगर मैसेज में कुछ भी डेटा भी रिक्वेस्ट किया गया है तब भी सर्वर कोई डेटा रिप्लाई में नहीं भेजेगा आपको, क्योंकि ये हेड मेथड सिर्फ कहता है कि आप सर्वर से सिर्फ रिस्पॉन्स आप चेक करना चाहते हैं, सर्वर का रिस्पॉन्स चेक करना चाहते हैं। तो जब कभी भी आप हेड मेथड के थ्रू कोई भी रिक्वेस्ट क्लाइंट से भेजते हैं, दैट मीन्स ब्राउजर से सर्वर को सेंड करते हैं, तो सर्वर एक्चुअली उस डॉक्यूमेंट को जो आपने मेंशन किया है अपनी रिक्वेस्ट में वो उसे सेंड नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि हेड मेथड का पर्पज यही है, वी डू नॉट वांट टू एक्चुअली रिट्रीव द डॉक्यूमेंट। हमारा पर्पज सिर्फ इतना है कि एवरीथिंग इज फाइन और नॉट। तो अगर आपका हेड मेथड के थ्रू रिस्पॉन्स प्रॉपरली आता है, दैट मीन्स एवरीथिंग इज ओके, अदरवाइज यू विल बी एबल टू नो व्हाट इज द ट्रबल एंड देन यू नीड टू ट्रबल शूट दैट। ओके, सो 1.0 मेथड जो वर्जन था फॉर HTTP का, उसमें ये 3 मेथड थे। लेटर 1.1 वर्जन में जो है आपके डिलीट और पुट मेथड इस्तेमाल किया गया। तो पुट मेथड किस लिए इस्तेमाल किया गया, अगर आपको कुछ अपलोड करना है सर्वर पर तो आप पुट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कई बार आपको PDF कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना हो, तो जनरली ये जो फंक्शन है हेड, पुट और डिलीट, ये नॉर्मल यूजर्स इस्तेमाल नहीं करते हैं। इनको जनरली जो एडमिनिस्ट्रेटर्स, वेब डेवलपर्स और दीज काइंड ऑफ पर्सन्स और जो ट्रबल शूटिंग करते हैं साइट्स की, वो लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, मैंने सर पढ़ा है कि पुट में हम लोग रिप्लेस और अपडेट करते हैं। मैंने पढ़ा है हम लोग पुट में करते हैं, रिप्लेस और अपडेट करते हैं, और कोई फाइल हम लोग ये पोस्ट मेथड से भी भेज सकते हैं। हाँ हाँ, तो पोस्ट मेथड से भेज सकते हैं, पुट मेथड से भी अपलोड कर सकते हैं। बट सर मैंने जो पढ़ा सुना था मैंने पुट मेथड से वो रिप्लेस एंड अपडेट। कहाँ पढ़ा आपने? मैंने गूगल पे ही से पढ़ा था वो। तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है ना। आप देख सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट में अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन लगता है तो जस्ट गो टू द RFC, है ना। RFC में आपको पक्का इन्फॉर्मेशन मिलेगी। समटाइम्स क्या होता है, कई वेबसाइट्स पे कुछ इन्फॉर्मेशन रॉन्ग भी होती है ना। तो वो डिपेंड करता है कि वेबसाइट कितनी ऑथेंटिक है। तो वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन को हमेशा आँख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना है। हालांकि पोस्ट मेथड से हम भेजते हैं, ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट हम अपलोड करते हैं वेबसाइट पर। और डिलीट मेथड से जो है आप जो है ना कंटेंट को सर्वर से रिमूव कर सकते हैं। तो ये 5 मेथड्स आपके HTTP में सपोर्ट होते हैं। ओके, सो दिस वाज द रिक्वेस्ट मैसेज। नाउ लेट्स कम टू द रिस्पॉन्स मैसेज। तो जब आपका क्लाइंट एक रिक्वेस्ट मैसेज भेजता है तो ऑब्वियसली दैट मैसेज will be received by the server, and once the server receive that message, server उस मैसेज को प्रोसेस करता है, एंड एज पर द प्रोसेसिंग अगर सब कुछ ठीक है देन इट विल रिटर्न ए रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। और रिस्पॉन्स में वो जो भी रिक्वायर्ड डेटा है, रिक्वेस्टेड डेटा है, दैट विल डिलीवर। ओके, सो रिस्पॉन्स में सबसे पहले जो ऊपरी लाइन होगी, सबसे पहले एक लाइन जो होगी वो आपका रिप्रेजेंट करेगी व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इज बीइंग गिवन बाय द सर्वर, ठीक है। तो इस लाइन को हम स्टेटस लाइन बोलते हैं, और इसमें भी अगेन 3 फील्ड हैं। पहला है कि कौन सा प्रोटोकॉल सर्वर इस्तेमाल कर रहा है रिप्लाई करने के लिए, मतलब प्रोटोकॉल तो HTTP होगा, सॉरी वर्जन, तो प्रोटोकॉल विद वर्जन, तो प्रोटोकॉल का नाम होगा HTTP और दिस इज द वर्जन 1.1, द वर्जन ऑफ दिस। ओके, देन 200 ये आपका एक्चुअली स्टेटस कोड है। ओके, सो HTTP क्या करता है, 3 डिजिट का स्टेटस कोड जो है वो यूज करता है आपके किस तरीके का रिस्पॉन्स वो सर्वर जो है क्लाइंट को भेज रहा है उसको इंडिकेट करने के लिए। सो देयर इज ए रिस्पॉन्स कोड, देन देयर इज ए उस कोड के करस्पॉन्डिंग एक मैसेज भी होता है, रिस्पॉन्स मैसेज। सो दिस इज द रिस्पॉन्स कोड 200 न्यूमेरिक जो है, एंड दिस इज द करस्पॉन्डिंग मैसेज टू दिस रिस्पॉन्स कोड। सो 200 ओके रिप्रेजेंट करता है कि आपका आपकी जो रिक्वेस्ट है सक्सेसफुली
प्रोसेस हो गई है एंड सर्वर इज रिप्लाइंग पॉजिटिवली, दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू डिलीवर और इट इज़ डिलीवरिंग दैट डॉक्यूमेंट। सो आपका जो ब्राउज़र है वो इसी लाइन को रीड करता है सबसे पहले, और प्रोसेस करने के बाद इससे वो समझ जाता है कि उसे जो रिस्पॉन्स मिला है वो दैट मीन्स उसकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गई है और उसे वो डॉक्यूमेंट मिल रहा है, दैट डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल विद दिस मैसेज। ओके, रिस्पॉन्स में अदरवाइज कुछ और मैसेज होगा तो वो इंडिकेट करेगा कि किस टाइप का रिस्पॉन्स है। सो एक्चुअली ये जो स्टेटस लाइन है ये एक्चुअली इंडिकेट करती है कि आपकी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स क्या है, किस तरीके का रिस्पॉन्स सर्वर देने वाला है, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ योर रिक्वेस्ट, वो फुलफिल हुई है, नहीं हुई है, या और कोई इशू है। सो दैट विल बी इंडिकेटेड बाय द स्टेटस लाइन। देन बाद में वेरिएबल नंबर ऑफ हेडर लाइन्स होंगी, जिसमें से कुछ हेडर लाइन यहाँ पर प्रेजेंट हो सकती हैं, कुछ नहीं भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहली हेडर लाइन में डेट, तो ये इंडिकेट करती है पूरा कंप्लीट टाइम जो है ना, टाइम स्टाम्प एक्चुअली सर्वर का है वो यहाँ पर मेंशन होगा। तो विच डेट वाज दैट, तो इस केस में डे वाज संडे, देन डेट वाज 26 सितंबर 2010 जो ऑथर ने मेंशन किया है, एंड दिस वाज द टाइम GMT टाइम, ठीक है, 8:09:20। तो ये डेट एंड टाइम है कि ये रिस्पॉन्स जो है ना किस डेट एंड टाइम को जनरेट किया गया था। देन हु वाज द सर्वर, तो ये जो ये वाला जो लाइन है ये हेडर लाइन बताती है कि सर्वर कौन सा है, दैट मीन्स सर्वर सॉफ्टवेयर कौन सा है। आई एम टॉकिंग अबाउट द सर्वर सॉफ्टवेयर। सो दिस इज द सर्वर सॉफ्टवेयर अपाचे एंड दिस इज द वर्जन, ठीक है। एंड यहाँ पे प्लेटफॉर्म रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कौन से प्लेटफॉर्म पर रन कर रहा है ये सर्वर। तो CentOS दैट मीन्स लिनक्स का जो CentOS है वो है। अगर Ubuntu होगा तो यहाँ Ubuntu लिखा होगा, अदरवाइज विंडोज़ लिखा होगा। तो जो भी सर्वर है उसकी इन्फॉर्मेशन है कि सर्वर में सॉफ्टवेयर कौन सा इस्तेमाल हो रहा है सर्वर सॉफ्टवेयर के तौर पर, और उसका प्लेटफॉर्म क्या है। देन लास्ट मॉडिफाइड, ये लाइन इंडिकेट करती है कि जो डॉक्यूमेंट रिटर्न किया गया था ये मतलब लास्ट कब मॉडिफाई हुआ था। तो इससे पता चलता है कि डॉक्यूमेंट का कौन सा वर्जन, या ये स्टेल है, करेंट है, वटेवर, तो कब मॉडिफाई हुआ था ये डॉक्यूमेंट जो रिटर्न किया जा रहा है वो, या वो कब जनरेट हुआ था, ये वो डिटेल होगी। तो ट्यूसडे 30 अक्टूबर 2007 द टाइम, तो ये डॉक्यूमेंट कब मॉडिफाई हुआ था लास्ट टाइम, उसकी रिसेंट जो मॉडिफिकेशन डेट है वो आपको डॉक्यूमेंट की मिलेगी आपको यहाँ। ये डॉक्यूमेंट का टैग है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन। देन एक्सेप्ट रेंजेज, तो आपका जो डेटा है वो किस मतलब फॉर्मेट में है, मतलब उसका साइज किस में है, यूनिट क्या है, बाइट्स, लेंथ कितनी है 2652। तो ये 2652 बाइट का साइज डेटा है आपका। तो डेटा की लेंथ के बारे में बताया गया यहाँ पे। कीप अलाइव, तो यहाँ पे कहा गया सर्वर इज कीपिंग अलाइव द कनेक्शन। टाइम आउट ड्यूरेशन, ठीक है, दिस इज द टाइम आउट ड्यूरेशन, आई गेस दिस विल बी इन सेकेंड, 10 सेकेंड। एंड मैक्स, आई नीड टू सी मैक्स का मतलब क्या है, आई एम नॉट कन्फर्म व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्स, ठीक है, मैं देख के बाद में बताऊँगा आपको। देन कनेक्शन, कीप अलाइव, कंटेंट टाइप, कंटेंट कैसा है, तो कीप अलाइव का मतलब कनेक्शन क्लोज नहीं होगा इमीडिएटली, ठीक है। एंड कंटेंट टाइप, व्हाट इज द टाइप ऑफ द कंटेंट, जो डॉक्यूमेंट भेजा जा रहा है वो कैसा है, तो वो डॉक्यूमेंट है टेक्स्ट HTML और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, दैट मीन्स नॉर्मल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, दैट मीन्स वेब पेज है, वेब डॉक्यूमेंट है। कैरेक्टर सेट ये है, ठीक है, दो /r/n का मतलब यहाँ पे हेडर खत्म। तो हेडर कंप्लीट के लिए ये मार्क इस्तेमाल होता है। 2 कंजुगेटिव लाइन फीड कैरेक्टर्स अगर हैं, दैट मीन्स 2 कंजुगेटिव लाइन कैरेक्टर्स हैं, दैट मीन्स आपकी जो हेडर है वो कंप्लीट हो गई है रिस्पॉन्स की, और अब इसके बाद जो है वो डेटा होगा। सो दिस इज़ द डेटा। सो नाउ यहाँ से आप जो सर्वर जो है ना, सर्वर क्लाइंट को मालूम है कि कितनी लेंथ है डेटा की, तो वहाँ से उतनी बाइट्स को रीड कर लेगा। ओके, सो दिस इज विल बी योर रिस्पॉन्स मैसेज। ओके, सो लेट मी शो यू द रिस्पॉन्स मैसेज। आई हैव some better format for response message. मैंने एक ट्यूटोरियल पॉइंट से एक रिस्पॉन्स मैसेज के लिए 5 तरीके के एक्चुअली कोड हैं रिस्पॉन्स के लिए। सो लेट्स सी देम, कौन से हैं। स्टेटस कोड्स, ओके। सो HTTP जो है आपका, जो भी सर्वर है HTTP सर्वर,
तो वो एक 3 डिजिट का, जैसे मैंने अभी बताया, 3 डिजिट का एक स्टेटस कोड सेंड करता है रिस्पॉन्स मैसेज में, और ये स्टेटस कोड जो है इंडिकेट करता है कि किस टाइप का रिस्पॉन्स सेंड किया जा रहा है। ठीक है, सो रिस्पॉन्स के बारे में ये एक्चुअली हिंट देता है, और इस रिस्पॉन्स कोड से एक एसोसिएटेड मैसेज भी होता है जो कि आपके स्टेटस लाइन में आता है। ओके, सो इसमें जो फर्स्ट डिजिट होता है, जो उसकी 5 वैल्यूज पॉसिबल है। तो फर्स्ट डिजिट है, स्टेटस कोड 3 डिजिट का था, तो 3 डिजिट में से फर्स्ट डिजिट जो है ना, उसकी वैल्यू या तो 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है, या 3 हो सकती है, या 4 हो सकती है, या 5 हो सकती है। बाकी के 2 डिजिट्स हैं ये सिंपली नंबर्स हैं। ओके, तो ये उस 2 नंबर्स हैं जो आपके उस कैटेगरी में डिफरेंट कोड्स को असाइन करते हैं। कोड नंबर हो गया आपका रिस्पॉन्स का। सो सबसे पहला डिजिट अगर 1 है तो इट इज़ जस्ट ए इंफॉर्मेशनल मैसेज। इंफॉर्मेशनल मैसेज में मतलब सर्वर इज जस्ट कम्युनिकेटिंग कि जो ड्यूरिंग द रिस्पॉन्स, अभी रिस्पॉन्स नहीं भेजा है तो रिस्पॉन्स के बीच में ही सर्वर कुछ इंडिकेट कर रहा है कि आपकी मैं प्रोसेस कंटिन्यू कर रहा हूँ, प्लीज़ वेट और समथिंग लाइक दैट। ओके, ठीक है, सो इट इज दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स नहीं है, इट इज जस्ट सम इन्फॉर्मेशन सो दैट क्लाइंट विल बी वेटिंग फॉर दैट। समटाइम्स क्या होता है, सर्वर इज बिजी डूइंग समथिंग, रिक्वेस्ट अभी कंप्लीटली फुलफिल नहीं हुई है बट इट इज़ प्रोसेसिंग दैट रिक्वेस्ट, सो इन बिटवीन बीच में वो बता देता है कि आई एम प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट और समथिंग लाइक दैट। तो ये जो कोड है वो सिंपली एक इन्फॉर्मेशन, प्रोसेसिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है ना उसके लिए देने के लिए इस्तेमाल करता है। तो 1 से रिलेटेड जो भी कोड्स होंगे तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि अभी सर्वर आपके रिस्पॉन्स को प्रोसेस कर रहा है। अगर आपके स्टेटस कोड का पहला कोड डिजिट 2 है, तो 2 अगर है दैट मीन्स एक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गई है, एंड देन करस्पॉन्डिंगली सर्वर इज सेंडिंग सम रिस्पॉन्स। ओके, सो दैट मीन्स दिस इज ए पॉजिटिव, एक्चुअली सक्सेस को इंडिकेट करता है, आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गई है। देन 3xx, सो xx कोई भी डिजिट हो सकते हैं, तो x 0 से 9 के बीच के कोई डिजिट है x का मतलब यहाँ। अगर आपका कोड का पहला डिजिट 3 है तो इसका मतलब इट इज़ इंडिकेटिंग द रीडायरेक्शन। हो सकता है आपका जो कंटेंट है वो मूव कर गया है, कहीं और है टेम्परेली, तो इट इंडिकेट्स दैट सर्वर इज डूइंग सम काइंड ऑफ रीडायरेक्शन। देन चौथा जो कैटेगरी है उसमें अगर पहला लेटर 4 है तो 4 का मतलब है क्लाइंट एरर है, सो दैट मीन्स क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट है उससे रिलेटेड कोई एरर है, लाइक सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को नहीं ठीक से समझ पाया कि क्या आपने भेजा है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, आपने प्रॉपर सिंटैक्स फॉलो नहीं की है, तो दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स विल बी देयर। तो ये रिस्पॉन्स इंडिकेट करता है कि आपके क्लाइंट साइड से कुछ एरर है, दैट मीन्स क्लाइंट की वजह से एरर जनरेट हुई है, क्लाइंट ने जो मैसेज भेजा है वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, सर्वर उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, वट एवर सम दैट मे बी सम रीजन। 5 इंडिकेट करता है कि ये जो एरर है, अगर पहला लेटर 5 है तो ये इसका मतलब है ये सर्वर की एरर है, तो दैट मीन्स सर्वर की इंटरनल एरर हो सकती है, और सर्वर में भी किसी वजह से उस रिक्वेस्ट को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स 5 आएगा। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, 100 101 मीनिंग आप लिखा हुआ है, आई विल शेयर दिस डॉक्यूमेंट सो यू कैन गो थ्रू दैट। 200 आपने सबसे ज़्यादा देखा होगा, जब डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली डिलीवर हो जाता है तो आपको मैसेज मिलेगा 200 ओके, इसका मतलब है कि रिक्वेस्ट आपकी फुलफिल हो गई है और सर्वर इज सेंडिंग द डॉक्यूमेंट। ठीक है, 201 का मतलब है क्रिएटेड, इसका मतलब आपने कुछ रिक्वेस्ट किया था तो सर्वर साइड कुछ क्रिएट हो गया है, लाइक आपने आपकी रिक्वेस्ट पर कोई नया पेज क्रिएट हो गया, नया रिसोर्स क्रिएट हो गया और समथिंग लाइक दैट, कोई फाइल क्रिएट हो गई लाइक दैट। 202 एक्सेप्टेड, आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग के लिए एक्सेप्ट हो गई है बट अभी प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हुई है, तो दैट इज ए पॉजिटिव। ओके, सो यू कैन गो थ्रू देम। देन देयर इज रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन में आपकी जो रिक्वेस्ट है उसके लिए मल्टीपल रिस्पॉन्सेस हैं, तो आप उसी में से एक रिस्पॉन्स चूज कर लीजिए। ओके, कंटेंट कहीं पर परमानेंटली मूव हो गया है, कंटेंट नहीं मिला, समथिंग लाइक दैट, सो दीज आर द रीडायरेक्शन रिलेटेड मैसेज। और कंटेंट नहीं मिला है तो आपको इस यूआरएल पर मिलेगा, तो सर्वर आपको नया यूआरएल बताएगा। क्लाइंट एरर्स में 400 है बैड रिक्वेस्ट, मतलब सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को समझ ही नहीं पाया है। 401 आप जो काम कर रहे हैं, आप जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं आप उसके लिए ऑथराइज नहीं है, आप अथॉरिटी नहीं है उसके लिए, एंड सो ऑन। ठीक है, ये प्लीज़ गो थ्रू दीज मैसेजेस, इसमें सारे समझने की ज़रूरत नहीं है बट आप इसमें से कई सारे चीज़ों से फेमिलियर होंगे। देन सबसे ज़्यादा कॉमन जो मैसेज आपको मिलता है 502 बैड गेटवे, रिक्वेस्ट वाज नॉट कंप्लीटेड है, सर्वर पर रिसीव्ड एन इनवॉइस, आपको कई बार ये मैसेज मिलता है ना।
500 इंटरनल कोई एरर है, 501 नॉट इम्प्लीमेंटेड, तो दीज आर द मैसेजेस दैट रिप्रेजेंट सर्वर एरर। सो इस ये कुछ कोड्स हैं, दिस इज़ द नॉट द कंप्लीट लिस्ट। आपको अगर कंप्लीट लिस्ट पढ़ना है तो आप RFC जो है वो RFC पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके, सो आई विल शेयर दिस डॉक्यूमेंट विद यू। ओके, सो नाउ फॉर द टिल नाउ अभी तक हमने HTTP के बेसिक्स डिस्कस कर लिए, बट देर आर सम मोर थिंग्स रिगार्डिंग HTTP प्रोटोकॉल। सो फर्स्ट important parameter or important property of HTTP is it is a stateless protocol. So let me explain के what is the meaning of stateless protocol. So actually जितने जो protocols हैं आपके that can be of two type, one is stateful and another is stateless. So let me explain the stateless protocol और stateful आप अपने आप समझ जाएंगे। stateless protocol क्या करता है कि it does not recognize the client actually, ये क्लाइंट को कीप ट्रैक करके नहीं रखता है। दैट मीन्स वट एवर रिक्वेस्ट क्लाइंट जो ना अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजता है तो इट डज नॉट, क्योंकि यह क्लाइंट को रिमेंबर नहीं करता है या उसको उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मेंटेन नहीं करता है, तो आप मल्टीपल जो रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उनके बीच में कोई भी एसोसिएशन इस्टेब्लिश नहीं करता है ना। दैट मीन्स कि मान लीजिए आपने एक ही डॉक्यूमेंट 2 बार मांगा, एक रिक्वेस्ट भेजी आपने एक डॉक्यूमेंट के लिए, लेट्स से होम पेज के लिए, और फिर से आपने होम पेज के लिए रिक्वेस्ट भेज दी, तो सर्वर दोनों बार आपको होम पेज डिलीवर करेगा। या एक ही डॉक्यूमेंट आप 2 अलग अलग रिक्वेस्ट में लगातार मांग रहे हैं, तब भी सर्वर वो डॉक्यूमेंट आपको 2 बार दे देगा, ये नहीं कहेगा कि ये फाइल तो मैंने अभी आपको भेजी थी। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि HTTP जो है ना स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। तो ये आपके स्टेट मेंटेन नहीं करता है, क्लाइंट्स की स्टेट मेंटेन नहीं करता है कि क्लाइंट ने 1 मिनट पहले क्या मांगा था, 2 मिनट पहले आपसे क्या मांगा था, 3 मिनट पहले क्या मांगा था, एंड सो ऑन। या इमीडिएटली अभी थोड़ी देर पहले, कुछ सेकंड्स पहले कौन सा डॉक्यूमेंट आपसे मांगा था। मतलब आपने एक डॉक्यूमेंट अभी मांगा था और उसके इमीडिएटली विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आप दोबारा उसी डॉक्यूमेंट को मांग लेते हैं, तो सर्वर दोनों रिक्वेस्ट के बीच में कोई भी कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं करता है। दैट मीन्स इट डज नॉट क्रिएट द इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट। आपके पिछले सेशन के बारे में या पिछले बार आपने क्या किया था उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं रखता है HTTP प्रोटोकॉल। तो ऐसा प्रोटोकॉल जो क्लाइंट्स की जो कंज्यूकेटिव रिक्वेस्ट हैं उनके बीच में कोई भी कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं करता है। दैट मीन्स वो क्लाइंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मेंटेन नहीं करता है, तो ऐसे प्रोटोकॉल को हम बोलते हैं स्टेटलेस प्रोटोकॉल। सो HTTP भी आपका स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। दैट मीन्स इट डज नॉट कीप ट्रैक ऑफ द क्लाइंट या उसकी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड नहीं करता है। ओके, वी विल सी देयर लेटर। FTP एक प्रोटोकॉल हम डिस्कस करेंगे, दैट इज स्टेटफुल प्रोटोकॉल। तो वो आप समझेंगे कैसे स्टेटफुल बनता है। लेकिन चूंकि HTTP जो है स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, तो अब क्वेश्चन उठता है कि जैसे आपने कई बार देखा होगा, लेट मी गिव एन एग्जांपल। आपने मान लीजिए किसी वेबसाइट पर जाते हैं, लेट्स से अमेजन पर आप गए। अमेजन पर मान लीजिए आपने कोई मोबाइल फ़ोन सर्च किया एक दिन जा करके, ओके, और आपने, हालांकि ध्यान रखना है, आई एम अज्यूमिंग दैट कि अमेजन पर आपका अकाउंट नहीं है। आपने मोबाइल फ़ोन सर्च किया और फिर आपने कुछ शूज़ देखे और एंड आपने कुछ और चीज़ें सर्च की। लेकिन उसके बाद जैसे ही 2 दिन बाद आप अमेजन पर फिर से जाते हैं, तो अमेजन आपको बताता है कि आपने वो जो सजेशन में आपको दिखाता है कि रिसेंटली आपने ये डॉक्यूमेंट्स देखे थे। तो ये अमेजन ने कैसे किया? तो इसके पीछे अगर हम बात करें तो जब अमेजन एक सर्वर है, अमेजन का जो अमेजन जो है दैट इज ए ई-कॉमर्स साइट, सो इट इज़ ए सर्वर एक्चुअली, एंड आपका ब्राउजर क्लाइंट था। तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन भी हुआ HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू हुआ। बट नाउ यू मे वंडर कि अमेजन को आपके बारे में ये कैसे पता चला कि 2 दिन पहले आपने कौन कौन से आइटम्स जो ना वेबसाइट पर सर्च किए। कुकीज है ना, तो दैट इज द कुकीज। सो एक्चुअली क्या है कि अमेजन आपके बारे में इंफॉर्मेशन मेंटेन कर रहा था समहाउ। तो वो कैसे पॉसिबल हो रहा था? एक्चुअली कुकीज। सो कुकीज एक्चुअली it is not the part of HTTP, but it is an extension to the HTTP that was added later. Okay, ध्यान रखना, लेकिन still the cookies are not the official part of HTTP.
जो HTTP का जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसका पार्ट नहीं है, बट दे आर यू कैन से दैट दीज आर द कुकीज आर द एड ऑन और एक्सटेंशंस दैट मेक्स HTTP स्टेटफुल। ठीक है, तो मतलब HTTP के साथ आप कुकीज ऐड कर देंगे तो आपका जो कंप्लीट प्रोटोकॉल है दैट विल बिकम स्टेटफुल। नाउ क्वेश्चन राइज होता है हमें स्टेटफुल की बनाने की जरूरत क्यों है वेबसाइट को? तो इसका आंसर अभी मैंने दिया एग्जाम्पल में। अगर आप अमेजन के एम्प्लॉय हैं या आप अमेजन के ओनर हैं तो आप चाहेंगे ना कि आपका जो क्लाइंट है, आपको आपका मेन काम होगा कि आप अपनी शॉपिंग साइट का एक्सपीरियंस जो है ना यूज़र के लिए कस्टमाइज़ कर दें और मैक्सिमम जो है ना यूज़र को उसकी चॉइस की ही चीज़ें उसके सामने डिस्प्ले करें, है ना। तो आपने देखा होगा कि जब बॉयज़ और गर्ल्स की बात करें तो बॉयज़ वेबसाइट पर विजिट करता है अमेजन को तो वो बॉयज़ टाइप के कंटेंट्स आपको शो करेगा, वो समहाउ आपका जेंडर इन्फर कर लेते हैं, है ना। जिस तरह की चीज़ें आप देख रहे हैं, बॉयज़ होगा तो वो स्पोर्ट्स की चीज़ें देखेंगे या शूज़ देखेंगे, बाइक, हालांकि अमेजन पर बाइक तो नहीं मिलती है, बाइक की एसेसरीज़ देखेंगे, कार की एसेसरीज़ देखेंगे। अब गर्ल्स हैं तो गर्ल्स कुछ अलग अपने टाइप के वो अपना क्लॉथिंग देखेंगे, मेकअप के सामान देखेंगे या कुछ और उनका जो चीज़ें होंगी वो चीज़ें सर्च करेंगे, है ना। लेडीज़ वाले क्लॉथ, साड़ी, नेल पॉलिश, ऑल दैट। सो ये टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स और टाइप ऑफ थिंग्स यू आर एक्सप्लोरिंग उसके बेस पर अमेजन आपका जेंडर इन्फर कर सकता है। दे यूज मशीन लर्निंग, है ना। तो और फिर आपको वो उसी टाइप के कंटेंट आपको शो करेंगे। तो और सो एक्चुअली मेरा कहने का पर्पज़ ये है कि अमेजन एक्चुअली क्या करता है, जब आप जब उनका एक क्लाइंट वेबसाइट विजिट करता है तो वो क्लाइंट के जो हैबिट्स है या जो व्हाट क्लाइंट इज लुकिंग फॉर या क्लाइंट की क्या लाइकिंग्स हैं उनको वो इन्फर करने की कोशिश करते हैं। और वो ये सब करने के लिए आपके हिस्ट्री मेंटेन करना पड़ेगी अमेजन को, तभी तो पता चलेगा। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी को जैसे आप किसी के बारे में बहुत कुछ बता दें तो आप किसी के बारे में तभी कुछ बता पाते हैं जब आप उसको ऑब्जर्व करें, उसके पास्ट बिहेवियर को देखें, तभी तो आप कुछ उसके बारे में इन्फर कर सकते हैं। तो दैट मीन्स अमेजन रिक्वायर्स हिस्ट्री, योर ब्राउजिंग हिस्ट्री एक्चुअली। तो जब अमेजन को आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री पता होगी तो फिर वो आपके बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेंगे और उस वो जो इन्फॉर्मेशन है दैट मीन्स आपका इंटरेस्ट वो पता कर लेंगे और फिर आपका जो इंटरेस्ट है आपको वही चीज़ें वो कोशिश करेंगे कि आपको वही चीज़ें प्रेजेंट की जाएँ। तो उससे क्या होगा कि हाइप आपकी बढ़ जाएगी, आपका जो एक्सपीरियंस है वो इम्प्रूव होगा और हो सकता है अमेजन को फ़ायदा हो और आप कुछ परचेज भी कर लें। हाँ आप बोलो, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कुछ? सर बोला था कि सर उसमें तो सर एनालिटिक्स का भी यूज है। हाँ वो एनालिटिक्स तो है लेकिन कुकीज़ की मदद से ही तो ये पॉसिबल हो पाता है। तो देखिए एक्चुअली क्या है, HTTP स्टेटफुल नहीं है। तो अगर HTTP नॉर्मल HTTP यूज़ करोगे तो आप ये जो किसी यूज़र की हिस्ट्री ही नहीं मेंटेन कर पाओगे, तो फिर आप कैसे फिर उस पर एनालिटिक्स लगाओगे? एनालिटिक्स लगाने के लिए आपको किसी पर्सन की ब्राउजिंग हिस्ट्री और वो किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स या किस टाइप के रिसोर्सेस या जो प्रोडक्ट्स हैं अमेजन पर उनको सर्च कर रहा है, देख रहा है ना। जैसे गूगल भी आपने देखा होगा, गूगल आपके जब मशीन में चलता है तो गूगल आपके बारे में बहुत कुछ डेटा कलेक्ट करता है, तो वो आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, इंटरेस्ट, ऑल दैट सब कुछ एनालाइज करता है। नाउडेज कहा भी जाता है कि गूगल, फेसबुक आपको आपसे ज़्यादा जानते हैं, जितना आप खुद को नहीं जानते हो उससे ज़्यादा वो आपको जानते हैं। एंड इट इज़ नॉट ए नॉन सीरियस स्टेटमेंट, इट इज़ वेरी सीरियस स्टेटमेंट। आप अपने आप को नहीं जानते हैं ज़्यादा उतना जितना गूगल और फेसबुक आपको जानते हैं, एंड इट इज़ रियल। सिरी के लिए एक असिस्टेंट बैठ जाएगा। ओके, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? जब आप HTTP प्रोटोकॉल को स्टेटफुल बना दोगे। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक HTTP स्टेटफुल। क्यों? क्योंकि ये कई वेबसाइट्स के या वेब सर्वर्स जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वेबसाइट्स रन कर रहे हैं उनके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्लाइंट्स के हैबिट्स को, उसकी हिस्ट्रीज़ को या उसका इंटरेस्ट है उस सबको ट्रैक करें। तो ट्रैक करने के लिए ज़रूरी है कि आप उसकी डिफरेंट टाइम पर उसने जो रिक्वेस्ट मेड की थी उसको आप को रिलेट कर पाएँ और है ना, सो दैट आप कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन इन्फर कर पाएँ। तो अब क्वेश्चन आ होता है फिर हम HTTP को स्टेटफुल कैसे बनाएं? तो उसके लिए आंसर है कुकीज़ का। हालांकि कुकीज़ की वजह से कई सारे प्राइवेसी कंसर्न भी रेज होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप अगर अमेजन पर जाकर के कुछ प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो आप बॉय हो या गर्ल हो तुरंत अमेजन आपके बारे में पता कर लेगा, है ना। तो दैट मीन्स आपकी जेंडर इन्फर कर लिया, दैट इज़ योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। सिमिलरली आप क्या क्या पसंद करते हैं, आपको हो सकता है स्पोर्ट्स पसंद हो, स्पोर्ट्स में भी आपको पता चला गया कि क्रिकेट पसंद है क्योंकि आप बैट बॉल ज़्यादा खोज रहे हैं
या क्रिकेट से रिलेटेड एसेसरीज देख रहे हैं, अगर आपको बैडमिंटन पसंद है तो आप बैडमिंटन से रिलेटेड चीज़ देखेंगे। तो अमेजन को पता चल गया कि आपकी जो हॉबी है वो स्पोर्ट्स है और स्पोर्ट्स में भी आप बैडमिंटन खेलते हैं, है ना। तो आपके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जो है ना सर्वर्स कलेक्ट कर सकते हैं और दैट इन्फॉर्मेशन कैन बी मिसयूज। सो प्राइवेसी कंसर्न कुकीज की वजह से अराइज होते हैं। तो कोई भी वैसे भी टेक्नोलॉजी के बारे में हमेशा कहा जाता है टेक्नोलॉजी जो वो दो-धारी तलवार जो बोलते हैं वो है, टू साइड स्वॉर्ड। सो दैट इज, सो एडवांटेज भी आते हैं तो ड्रॉबैक भी आते हैं, बट स्टिल कुकीज का जो काम है वो स्टेटलेस प्रोटोकॉल को स्टेटफुल बना देती हैं। नाउ एक क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप लोगों ने पूछा नहीं कि क्या जो HTTP प्रोटोकॉल को जो डेवलप करने वाले थे उन्होंने उसको स्टेटफुल पहले ही क्यों नहीं बनाया, स्टेटलेस क्यों बनाया? क्या ये चीज़ वो लोग नहीं जानते थे कि स्टेटफुल होना चाहिए HTTP, है ना? वैलिड चीज़ है कि नहीं क्वेश्चन? चलिए तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। एक्चुअली क्या था कि जो डेवलपर्स थे उनके माइंड में ये था कि जो HTTP है वर्ल्ड वाइड वेब में इस्तेमाल होना है और कई सारे, इट इज़ एक्चुअली ए फाउंडेशनल प्रोटोकॉल यू कैन से ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट में ज़्यादातर ब्राउज वेब सर्वर्स और क्लाइंट्स हैं HTTP प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं। एंड देन HTTP के टॉप पर और कई सारे प्रोटोकॉल्स के को मतलब आप कई सारे लेयर हेड बना करके आप अपनी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑलवेज, कई बार कहा जाता है इट इज़ ऑलवेज गुड आइडिया टू कीप थिंग्स सिंपल। सो यही मोटिव उन जो डेवलपर्स थे HTTP के, उनका यही मोटिव था कि HTTP को सिंपल बनाया जाए, क्योंकि अब जितना सिंपल होगा तो HTTP को एक्सेस करने वाले उसको, मतलब HTTP को जो लोग यूज करेंगे या जो अदर प्रोटोकॉल इस्तेमाल करेंगे वो भी कंपैरेटिवली सिंपल रहेंगे। क्योंकि अगर HTTP को कॉम्प्लेक्स बना दोगे देन अदर थिंग्स विल बिकम कॉम्प्लेक्स, मोर कॉम्प्लेक्स ऑल्सो, है ना। सो जो उनका मोटिव यही था कि HTTP को सिंपलेस्ट रखा जाए। सो अगर आपको मतलब स्टेटफुल बनाना भी है तो आप बाद में कोई आपको ज़रूरत है स्टेटफुल बनाने की तो आप अलग से बना लीजिए। तो HTTP को रॉ रखा गया, है ना, रॉ के तौर पर, बाद में आप अपने हिसाब से उसे कस्टमाइज कर लीजिए। सो जो कुकीज़ है, कुकीज़ आपके HTTP प्रोटोकॉल को स्टेटलेस से स्टेटफुल बना सकते हैं। तो कुकीज़ क्या करती हैं एक्चुअली? तो कुकीज़ एक्चुअली 4 चीज़ें डिफाइन करती हैं। सो कुकीज़ वेबसाइट्स, कई सारी वेबसाइट्स यूज़ करती हैं, ऑलमोस्ट सारी ई-कॉमर्स साइट्स जो है कुकीज़ यूज़ करती हैं, और भी कई सारे बिजनेस साइट्स हैं जो कुकीज़ इस्तेमाल करती हैं। तो कुकीज़ में 4 चीज़ें होती हैं। पहला है कुकी हेडर, जो कुकीज़ को सपोर्ट करने के लिए 4 चीज़ें ऐड की गई। एक तो कुकी हेडर लाइन ऐड की गई HTTP में, ओके, HTTP रिस्पॉन्स मैसेज में और एक रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट मैसेज में। तो जो रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट मैसेज थे, जैसे मैंने उसमें बताया था कि उसकी जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके की रखी गई है कि हेडर लाइन वेरिएबल है, तो आप मर्जी से बाद में ज़रूरत पड़ने पर आपको लगेगा इस हेडर लाइन को और ऐड करने की ज़रूरत है तो आप स्पेसिफिकेशन में प्रोटोकॉल में जाके ऐड कर सकते हैं। तो आपने एक नई हेडर लाइन डिफाइन कर दी HTTP के लिए, जिसे आप रिक्वेस्ट मैसेज में भेज सकते हैं। सिमिलरली एक रिस्पॉन्स मैसेज में भी आपने एक हेडर लाइन फील्ड डिफाइन कर दिया, तो वो आपने 2 काम कर दिए। तीसरा, एक सर्वर साइड पर आपको कुकी फाइल मेंटेन करना पड़ेगी, एक क्लाइंट साइड पर। तो ये है क्लाइंट साइड पर, कुकी फाइल केप्ट ऑन द यूजर्स होस्ट मैनेज बाय द ब्राउजर। तो जनरली जब आप कई वेबसाइट पूछती है ना कुकीज़ के बारे में और आपने ब्राउजर में बाय डिफ़ॉल्ट अलाउ नहीं कर रखा है कि कुकीज़ अपने आप परमिट कर देना है, तो आपसे पूछती है साइट में, नोटिफिकेशन आता है, आप एक्सेप्ट करते हैं तभी कुकीज़ मेंटेन होना शुरू होती है, अदरवाइज नहीं होती है। तो इट इज़ ऑलवेज ए गुड प्रैक्टिस कि कुकीज़ को ऑफ रखना चाहिए, है ना। तो अब ब्राउजर फिर आपसे पूछ के ही, कोई साइट अगर कुकीज़ आपकी जब वेबसाइट पर अपने ब्राउज़र पर या मशीन पर रखना चाहती है या आपको मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए वो कुकीज़ यूज करना चाहती है तो आपकी परमिशन के बिना नहीं हो पाएगा, है ना। तो कुकीज़ की जो सेटिंग है आप उसे ऑफ रखेंगे तो बेटर होता है, सेफ्टी के लिए रहता है। तो एक्चुअली कुकीज़ को सपोर्ट करने के लिए आपके मशीन पर एक फाइल मेंटेन होती है जिसे आपका ब्राउज़र मैनेज करता है, जो भी क्लाइंट होगा आपका ब्राउज़र, एंड एक आपके जो वेबसाइट होगी उसके डेटाबेस पर एक एंट्री क्रिएट होगी। तो ये 4 चीज़ें कुकीज़ को सपोर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग इन स्टोरी फॉर्म, सो आप समझ जाएंगे। अब मान लीजिए सपोज अमेजन कुकीज़ मेंटेन करता है, अमेजन यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ कुकीज़। सो फर्स्ट टाइम आप जब अमेजन को विजिट करते हैं मान लीजिए, तो अमेजन कुकीज़ मेंटेन कर रहा है, तो आपसे पूछेगा कि आपका ब्राउज़र ने अगर कुकीज़ अलाउ की है तो बाई आपसे बिना पूछे ही कुकीज़ क्रिएट हो जाएंगे।
अगर आपने नहीं किए हुए हैं अलाउ, ब्राउज़र को रोक रखा है कि कुकीज़ अपने आप अलाउ नहीं करना है, तो वो आपसे नोटिफिकेशन में आएगा, पूछेगा। तो आपने अगर परमिट कर दिया मान लीजिए, तो जैसे ही आपने कुकीज़ परमिट किया तो क्या होगा, कुकीज़ के परमिट करने पर अमेजन जो है ना आपको एक यूनिक नंबर असाइन करेगा, यूनिक नंबर, जो कि अमेजन के बाकी यूजर्स जिनके लिए कुकी मेंटेन हो रही है उनसे सबसे अलग होगा। सो ये एक यूनिक की आपको असाइन करती है जिससे अमेजन आपको आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। एंड वो की उसने अपने डेटाबेस में भी सेव कर ली और एक आपके ब्राउज़र को भी दे दी। तो ब्राउज़र ने एक अमेजन के लिए करस्पॉन्डिंग कुकी फाइल बनाई जिसमें वो आपकी आईडी मेंशन है जो अमेजन ने आपको दी है। ओके, ये हो गया कुकीज़ के लिए सेटअप रेडी। अब मान लीजिए जब कुकीज़ आपने अलाउ कर दी और अब आप अमेजन की वेबसाइट पर गए और आपने मान लीजिए वहाँ पर एक करंट मोबाइल फ़ोन देखा 4G। तो आपने 2-4 मोबाइल फ़ोन देखे और अमेजन ने क्या किया कि आपने जो जो पेज विजिट किए थे मोबाइल फ़ोन के, तो उसमें आपने आपके नाम से, आपके लिए उसने एक टेबल बनाई, उसमें आपका नाम नहीं भी मालूम अमेजन को, कोई मतलब नहीं है नाम से। ओके, सो जो जो इन्फॉर्मेशन आपकी थी उस इन्फॉर्मेशन को वो आपके जो नंबर है उसे की के तौर पर इस्तेमाल करेगा और एक टेबल में स्टोर कर लेगा। तो उस टेबल में जो आपका जो डेटा उसने सेव किया है वो आपकी की से रिट्रीव हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट, प्राइमरी की तरह, ठीक है। तो जो नंबर अमेजन ने आपको अलोकेट किया है दैट इज़ द प्राइमरी की उस फॉर दैट डेटाबेस। तो हमें जो कुछ आप कर रहे हैं, जो जो आपने पेजेस ब्राउज किए थे, सब आपके उस की के रिस्पेक्ट में सेव हो गए। ओके, और आपने मान लीजिए आज कुछ मोबाइल फ़ोन सर्च करके और छोड़ दिया और इसके बाद आपने मशीन बंद रखी, 4 दिन 5 दिन आपने अमेजन को विजिट नहीं किया। 6वें दिन जैसे ही आप अमेजन पर विजिट करते हैं, तो जब जैसे ही आप अमेजन ओपन करते हैं तो आपका ब्राउज़र क्या करता है, क्योंकि आपने कुकी परमिट कर रखी, तो ब्राउज़र जब भी रिक्वेस्ट भेजता है अमेजन का होम पेज डाउनलोड करने के लिए, तो जब भी वो भेजेगा तो एक आपने कहा है कि रिस्पॉन्स जो रिक्वेस्ट मैसेज है उसमें भी HTTP हेडर है, कुकीज़ का हेडर है। तो कुकी हेडर जो होगा, तो वो कुकी हेडर एंटर करेगा आपके यहाँ से रिक्वेस्ट में, और उसमें जो आपको कोड अमेजन ने दिया था यूनिक नंबर, वो आपको दे देगा, आपका जो है वो रिक्वेस्ट में मेंशन कर देगा। एंड जब रिक्वेस्ट मैसेज अमेजन सर्वर के पास जाता है, अमेजन के वेब सर्वर के पास, तो अमेजन का जो वेब सर्वर है उस नंबर से डेटाबेस से मतलब उस नंबर को, चूंकि वो नंबर प्राइमरी की है, अपने डेटाबेस से प्राइमरी की से आपकी पूरी डिटेल निकाल दी कि आपने प्रीवियस टाइम पर क्या क्या विजिट किया था और सारी हिस्ट्री आ गई। और उसके बेस पर अमेजन आपको दिखाएगा कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स आपने देखे थे, क्या आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, समथिंग लाइक दैट। तो इससे अमेजन को भी फ़ायदा क्या हुआ कि आपने 4 दिन पहले या 5 दिन पहले जो मोबाइल देखा था, और हो सकता है अगर आप कुकी मेंटेन नहीं करते तो आप वही मोबाइल ने आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे वही मोबाइल ख़रीदना है, और आपको उसे ढूंढने में दिक्कत होती है शायद अमेजन से, लेकिन अमेजन ने अपने आप ही वो मोबाइल आपको दिखा दी और आपने तुरंत उस पर गए और आपने, चूँकि आपको मोबाइल चाहिए था, आपने परचेज कर लिया। तो दिस इज़ हाउ द कुकी वर्क्स, ठीक है। सो ये जो नंबर है, जो यूनिक नंबर आपका ब्राउज़र भी मेंटेन कर रहा है, उधर जो है ना अमेजन भी मेंटेन कर रहा है। तो इस यूनिक नंबर से अमेजन आपको आइडेंटिफाई कर लेता है। हाँ, अगर आप मान लीजिए आपने क्या किया कि कुछ समय बाद लगा कि नहीं ठीक है, आपने कुकीज़ फाइल को क्लियर कर दिया, तो अब अमेजन आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब आपका ब्राउज़र जब रिक्वेस्ट भेजेगा तो जो यूनिक नंबर है अब आपके ब्राउज़र के पास नहीं है, क्लाइंट के पास, तो वो कोई भी कुकी हेडर लाइन में जो नंबर है अब नहीं भेजेगा, तो अमेजन आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो फिर आपको अगली बार जब आप फिर नई तरीके से कुकी बनाओगे तो अमेजन आपको फिर नया नंबर देगा और फिर वो इस तरीके से मेंटेन करेगा। सो दिस इज हाउ ए वेबसाइट आइडेंटिफाइज यू विद द हेल्प ऑफ कुकीज। ओके, तो कुकीज जो है, कुकीज की मदद से आपका जो HTTP प्रोटोकॉल है दैट बिकम्स स्टेटफुल। सो यू कैन गो थ्रू दिस एग्जाम्पल, ये वही जो मैंने स्टोरी के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया था। तो कुकीज से फ़ायदा क्या होगा आपका कि जब अमेजन को आपने कुकीज़ बना दिया तो आपकी जो कार्ट जो आपने बनाई थी, कार्ट में अगर आपने प्रोडक्ट ऐड किए थे, आपने पिछली टाइम क्या क्या किया था, एवरी एक्टिविटी कैन बी रिकॉर्डेड बाय अमेजन, और ज़रूरत पड़ने पर वो आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगी। तो इससे आपका एक्सपीरियंस भी कस्टमाइज हो जाता है। तो इससे आपको भी फ़ायदा है, अमेजन को भी फ़ायदा है। आपको फ़ायदा क्या है कि आप भी अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको रिमेंबर रख पाते हैं कि आपने लास्ट टाइम कार्ट में क्या क्या ऐड किया था, क्योंकि कार्ट आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगी। हालांकि इसके लिए दूसरा काम ये भी, आप अगर यूज़र अकाउंट बना लें तो फिर कुकीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, फिर अमेजन आपके बारे में वैसे ही सब कुछ रिकॉग्नाइज कर लेगा, क्योंकि जब आप यूज़र अकाउंट बनाएंगे तो आप लॉगिन करेंगे, तो यूज़र नेम जो आपका है वो यूनिक होता है, उसके बेस पर अमेजन आपको आइडेंटिफाई कर लेगा।
तो दोनों ऑप्शन हैं। हालांकि कुकीज़ में आपका कोई भी यूज़र आईडी और ये पासवर्ड नहीं बनाया जाता है, तो कुकीज़ में बिना यूज़र नेम पासवर्ड के वो अमेजन आपके बारे में इंफॉर्मेशन मेंटेन कर सकता है। ओके, सो आज यहीं क्लोज करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है वेव कैश जो है उसके बारे में बात करेंगे। सो दिस इज़ वन मोर ऑप्टिमाइजेशन विद फॉर HTTP आप कह सकते हैं, क्योंकि जो एक्चुअली जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है उसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, वो क्या है, स्केलेबिलिटी। जो आपका सॉल्यूशन है जो क्लाइंट सर्वर, अगर आप एक लार्ज एक ऐसी सर्विस इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या एक ऐसी सर्विस है आपके पास जिसके कस्टमर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको जो सिंगल सर्वर है उसे मेंटेन करने में और उसे मतलब 24/7 आवर रन करने में बहुत दिक्कत होती है ना। एंड समटाइम्स आपके जो आपके साइट जो आपकी बॉटल जो लिंक है जिस पर आपके सर्वर के पास रिक्वेस्ट आने वाली हैं, वो लिंक भी उसकी कैपेसिटी भी ओवरफ्लो हो जाती है, एक सो दैट मीन्स एक परफॉर्मेंस बॉटलनेक क्रिएट हो जाती है। तो इस बॉटलनेक से बचने के लिए हम वेव कैसेस का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे वेव कैश का कॉन्सेप्ट क्या है। हाँ सर, कुकीज ऑटो रिक्वेस्ट जनरेट करता है या फिर सर्वर कुकीज रिक्वेस्ट करता है? देखिए, कुकीज़ को आप अगर डिसेबल कर देंगे तो सर्वर अपने आप कुकीज़ को जनरेट नहीं कर सकता। हाँ, अगर आपने कुकीज़ को इनेबल कर रखा है तो सर्वर अपने आप एक दूसरे से क्लाइंट सर्वर मिलकर के कुकी एक्टिवेट कर लेते हैं, आपसे नहीं पूछा जाएगा। कुकीज रिक्वेस्ट करता होगा ना सर? सर्वर ओबियसली रिक्वेस्ट करता है। रिक्वेस्ट पॉसिबल नहीं? हाँ, सर्वर रिक्वेस्ट मतलब क्या रिक्वेस्ट पॉसिबल नहीं है? नहीं, सर्वर कर सकता है रिक्वेस्ट। जब आप कुछ हाँ, जब आप ओबियसली जब आपको जो है ना आप क्लाइंट सर्वर को फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे ना, तो आप एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो उस समय कुकी इनेबल नहीं होगी, लेकिन जब आपके रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग उधर से रिस्पॉन्स आएगा तब सर्वर उसी रिस्पॉन्स में इंडिकेट कर देगा कि इट वांट टू इनेबल द कुकीज़, क्योंकि वो कुकीज़ को सपोर्ट करता है। तो फिर आपके ब्राउज़र में अगर कुकीज़ इनेबल है तो फिर आपका ब्राउज़र परमिट कर देगा सर्वर को, सर्वर कुकी क्रिएट कर देगा। तो ओबियसली जो पहला रिस्पॉन्स है वो क्लाइंट से ही जाता है, लेकिन जब जो रिक्वेस्ट अब क्लाइंट से गई उधर से जब फर्स्ट रिस्पॉन्स आता है उसमें वो एक रिक्वेस्ट भेज सकता है कुकी को इनेबल करने के लिए। जैसे तभी सर मतलब इसीलिए मतलब पहला बार कोई वेब पेज विजिट करते हैं और सेकंड टाइम करते हैं तो अंतर हो जाता है स्पीड कि हम लोग कुकीज स्टोर हो जाते हैं, इसलिए वो तो उसका वो इससे कनेक्शन नहीं है, वो एक्चुअली आपका ब्राउज़र भी कैश करके रखता है। कैसे है सर वो कनेक्ट? वो ब्राउजर कैसे? वो कैश का कॉन्सेप्ट होता है। एक्चुअली कैश का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ कि आपका जो 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 मेन सर्वर है एक्चुअली, जैसे इसमें आप डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज जो मान लीजिए सपोज दिस इज द गूगल जीमेल सर्विस, या और यू कैन से दैट दिस इज द फेसबुक सर्वर। ठीक है, तो जब आप फेसबुक को एक्सेस करते हैं तो आपके क्लाइंट से फेसबुक सर्वर के पास रिक्वेस्ट गई, एंड अज्यूम दैट ये फेसबुक सर्वर यूएस में है, तो आप इंडिया में हैं, तो यहाँ से आपका डेटा रिक्वेस्ट जो है, जो रिक्वेस्ट डेटा है, रिक्वेस्ट पैकेट जो है वो ट्रैवल करके यूएस तक जाएगा, फेसबुक सर्वर के पास पहुँचेगा, फेसबुक सर्वर प्रोसेस करेगा और आपको रिस्पॉन्स देगा। तो इसमें क्या होगा, आपके पैकेट को लॉन्ग डिस्टेंस तय करना पड़ेगी केबल पर, नेटवर्क में जो इंटरनेट की जो केबल है वहाँ पे, और फिर वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा, है ना। अब इमेजिन करिए कि फेसबुक पर ही एक ही सर्वर हो फेसबुक का, वो भी यूएस में हो, तो पूरे दुनिया भर के यूजर्स हैं, उनकी सबकी रिक्वेस्ट फेसबुक के पास जाएगी, है ना, और वहीं से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो अब क्या होगा, जो यूज़र यूएस में रहते हैं उनकी रिक्वेस्ट जल्दी से फेसबुक के पास पहुंचेगी और उनको रिप्लाई भी जल्दी मिलेगा, कम टाइम। तो उनका आरटीटी जो है ना कम होगा, आपका आरटीटी बहुत ज़्यादा होगा, है ना। तो जो यूज़र सर्वर के क्लोज है वो एडवांटेज में रहेगा और जो यूज़र सर्वर से दूर है वो डिसएडवांटेज में रहेगा। दूसरा, चूंकि एक सिंगल सर्वर है तो सारी रिक्वेस्ट उसी सर्वर के पास जाएंगी, और वो सर्वर जिस केबल से कनेक्टेड है, मान लीजिए दिस इज द केबल, तो ये केबल ओवरबर्डन हो जाएगी क्योंकि सारी रिक्वेस्ट इसी से होते हुए जाती हैं। तो इस केस में फेसबुक जो है ना एक लिमिट से ज़्यादा यूजर्स को हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कितना भी बड़ा सर्वर लगा दे, लेकिन जो बैंडविड्थ है वो बॉटलनेक का काम करेगी। जो केबल जिससे वो कनेक्टेड है सर्वर, दैट विल क्रिएट द बॉटलनेक। आप इंटरनेट की केबल्स को थोड़ी कंट्रोल करते हो।
है ना। तो इंटरनेट की जो स्पीड है वो एक तरीके से आपके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने लग जाएगी, और कई यूज़र्स के लिए RTT जो है ना ज़्यादा हो जाएगा, तो उनका रिस्पॉन्स टाइम भी बढ़ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकाला जाता है कि आप क्या करते हैं, आप एक अपना सर्वर ओरिजिन सर्वर यहाँ है और आप कई सारे प्रॉक्सी सर्वर डिप्लॉय कर देते हैं। और प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है कि जो कंटेंट है यहाँ अपने पास कैश करके रखता है। तो मान लीजिए आपने एक फाइल जो है ना कुछ टाइम पहले मांगी थी, तो वो ओरिजिन सर्वर से आपने डिलीवर की, तो आपको टाइम लगा, लेकिन अगली बार जब वो बीच में एक प्रॉक्सी सर्वर पड़ता है, तो प्रॉक्सी सर्वर ने उसी फाइल को अपने पास कॉपी के तौर पर कैश करके रख लिया। अब आप उस फाइल को दोबारा मांगेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट सीधी प्रॉक्सी सर्वर के पास जाएगी, जो कि आपके नज़दीक में, मे बी आपकी कंट्री में हो, अमेरिका में नहीं है। ओरिजिन सर्वर अमेरिका में था लेकिन प्रॉक्सी सर्वर आपकी कंट्री में है। तो अब आपकी रिक्वेस्ट, पहली रिक्वेस्ट तो अमेरिका गई थी, वहाँ से रिस्पॉन्स आया, आपके इंडिया वाले सर्वर ने उसको अपने पास एक कॉपी मेंटेन कर ली, और अब आपने मांगी तो वो कॉपी फाइल आपको दे दी गई। आप दूसरे यूज़र ने मांगी तो आप उसकी भी रिक्वेस्ट अमेरिका नहीं जाएगी, यहीं इंडिया में ही जो सर्वर है वहाँ से सर्व हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, इस सर्वर पर बर्डन कम हो जाएगा, इंटरनेट पर भी ओवरऑल बर्डन कम हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा, लोकली रिक्वेस्ट सर्व हो जाएगी। ठीक है, लेट मी क्लोज।